हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माहिया पाठशाला स्कूल पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमने जो है 10वीं कक्षा का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया उसको स्टार्ट करा था। इस चैप्टर की 2 वीडियो ऑलरेडी आपके पास में आ चुकी है। आज उन्हीं का जो आगे का तीसरा पार्ट है जिसमें हम पूरा चैप्टर को ढंग से खत्म करेंगे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो चैनल के अंदर जो टैब है वीडियो का वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास जो है वो उन दूसरी वीडियो के आगे से रहेगी। तो अभी जो हमने जहां तक पढ़ लिया है उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसी हालत 1919-1920 के अंदर भारत की थी। और जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 पहला प्रथम विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ था, उसके बाद क्या हालत रही। और फिर कैसे महात्मा गांधी जी जो है यहाँ पे आए और किस तरीके से उन्होंने खेड़ा चंपारण सत्याग्रह और ये सारा हमने इनके बारे में पढ़ा। फिर कैसे रॉलेट एक्ट आया, कैसे असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या था, वो सारे हम जो है प्रीवियस क्लासेस के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि पहले आप जाके उनको वीडियो देख लीजिए ताकि आपकी एक पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो सके और उसके बाद में ये आगे की तीसरी क्लास जो है आप देखना चालू करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे क्लास। और आज असहयोग आंदोलन के आगे से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपके सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट है कि गलती करना जो है वो बुरा नहीं है। ठीक है, देखिए गलती करना बुरा नहीं है। बुरा क्या है कि अगर आप गलती से सीख ना लें। अगर आपने आपकी गलती करी है और अगर आपने उसको एनालिसिस कर लिया है कि आपने क्या गलती करी है और उसको फिर आप दुरुस्त कर लेते हैं अपनी गलती को, तो मान के चलिए कि सफलता बहुत ही जल्दी आपके पास में होगी। तो गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख ना लेना बुरा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और एक फन का क्वेश्चन आपके सामने कि आई एम अ किंग हु इज गुड एट मेजरिंग स्टफ, व्हाट एम आई। ठीक है, तो इंग्लिश में सवाल है कि मैं एक राजा जो नापने के काम में आता है, तो मैं क्या हूं। तो देखिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं रूलर और हिंदी में जो है इसको आप स्केल कहते हैं, जिसको अपन उसको इंग्लिश में रूलर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात है कि मैं एक रूलर जिसको जो है नापने के काम में ले जाता है, तो मैं क्या हूं। तो स्केल के बारे में यहाँ पे बात चल रही थी, फन क्वेश्चन था। चलिए तो अपन जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का, जिसको अपन आज शुरू कर रहे हैं। देखिए, तो असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो क्या चीजें रही, कैसे इसके बाद में एक नया आंदोलन जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं उसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी। तो देखिए जब फरवरी 1922 के अंदर असहयोग आंदोलन अपने खत्म होने की कगार पर चल रहा था, तो महात्मा गांधी जी का कहना ऐसा था कि ये एक असहयोग आंदोलन है और हमें जो है किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है अंग्रेजों का। पर उसी समय कई लोगों की ऐसी विचारधारा थी जो कहते थे कि अगर आपको सिस्टम बदलना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप सरकार को जब बदल सकते हैं जब आप सरकार का हिस्सा हो, बाहर से बैठ के आप सरकार को नहीं बदल सकते। इसी विचारधारा के साथ में मोतीलाल नेहरू जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, और चित्तरंजन दास, जिनको आप सीआर दास के नाम पे ज्यादा सुनते होंगे, इन्होंने कहा कि हम एक अलग पार्टी बना लेंगे। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि आप किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, आप अंग्रेजों का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। पर ये चाहते थे कि हमें जो है चुनाव के अंदर भाग लेना है, क्योंकि चुनाव के अंदर भाग लेंगे, सरकार बनाएंगे, तो ही हम सरकार को बदल सकते हैं। तो ये दोनों सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर एक नई पार्टी का गठन करते हैं, इसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन जो है वो इन दोनों के द्वारा करा जाता है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। और ये स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया ताकि प्रांतीय परिषदों के जो चुनाव है उसके अंदर भाग लिया जा सके और लेके सरकार बनाई जा सके। और सरकार फिर आप जो है बदल सकते हैं, बाहर से बैठ के बदल नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने जो है सरकार बदलने के लिए इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। उसके बाद में हुआ क्या, तो 1920 का एंड होते होते जो मैंने आपको बताया कि बहुत बुरी हालत उस समय हो चुकी थी, मंदी जो है वो बहुत बुरी आ चुकी थी और बहुत सारे बैंक जो है वो बैंक करप्ट होते जा रहे थे और बहुत सारी खाद्य पदार्थों की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और यही उस समय हुआ क्या कि भारतीय राजनीति में 2 कारक जो है वो फिर से आकार लेने लगे। पहला तो प्रभाव ये था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जो पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आ गई थी वो, और दूसरा जो है कृषि की कीमतें जो है वो लगातार गिर रही थी। ये देखिए उसी समय अक्टूबर 29 का जो है ये एक अखबार का एक आपके सामने कटिंग लगा रखी जिसके अंदर लिखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरीके से क्रैश होना स्टार्ट हुआ। और यही था कि बहुत बुरी हालत जो है वो ये होना स्टार्ट हो गई थी कि मार्केट के अंदर बिल्कुल भूखमरी जैसी हालत हो गई थी, बहुत सारे मार्केट जो है वो क्रैश हो गए थे। और उसी समय जो है 1928 के अंदर क्या होता है कि भारत की जो है राजनीतिक स्थिति जांचने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है जिसके अंदर 3 जने थे और उसके हेड का नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था उसका, सर जॉन साइमन। और इन जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत की राजनीतिक स्थिति जानने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है। अब क्योंकि इसके हेड थे साइमन, इसलिए कमीशन का नाम पड़ा साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जो है ये पूरी तरीके से जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इसमें अंग्रेज ही थे। इस वजह से जैसे ये भारत आया तो भारत के लोगों का कहना ऐसा था कि अगर आप हमारी राजनीतिक स्थिति आप बदलना चाहते हैं
तो उसमें कम से कम भारतीय को तो रखिए, आपने तो बाहर वालों को रख रखा है, और जब बाहर वालों को रख रखा है तो वो भारत के बारे में आपको क्या स्थिति बताएंगे। और यही कारणवश जो है इसका जो है काफी पुरजोर तरीके से विरोध जो है वो किया गया, और सभी जो जॉन साइमन का जो साइमन कमीशन था, तो उसके नारे लगना स्टार्ट हुए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। इंग्लिश में आपने देखा होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और इस तरीके से जो है चीजें होना स्टार्ट हुई। उसी दौरान 1929 के अंदर अगर अपन बात करें तो कांग्रेस का क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं इसके अंदर। कांग्रेस क्या करती थी, हर साल लगभग दिसंबर के अंदर अपना एक सेशन करती थी, दिसंबर के अंत में, है ना, कांग्रेस का एक सेशन हुआ करता था। कांग्रेस का एक सेशन हुआ करता था जिसको कांग्रेस का अधिवेशन बोलते हैं, सालाना अधिवेशन था। अब काम की बात इधर ध्यान से सुनिएगा, आपको एक बार में बात समझ में आ जाएगी। इस बार का जो 1929 का सेशन था, इस बार 1929 के सेशन को जो है कौन हेड कर रहा था या उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इस बार वाले के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, और जवाहरलाल नेहरू ने इस अध्यक्षता करी 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन की, जो कहां पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा लाहौर के अंदर हुआ था। लाहौर के अंदर हुआ था 1929 का सेशन। हेड किसने करा, जवाहरलाल नेहरू ने। अभी तक हमारी जो मांग चल रही थी वो चल रही थी डोमिनियन स्टेट की। किसकी मांग चल रही थी, तो डोमिनियन स्टेट की मांग चल रही थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है, तो भारतीय लोगों का ऐसा कहना था, जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, कि जैसे किराए की दुकान होती है, सब कुछ आप संभालोगे पर आपका मालिक उस दुकान के आप मालिक नहीं रहोगे, मालिकाना हक किसी और का, पर संभालनी दुकान किसको है, आपको। वही डोमिनियन स्टेट होती है। पहले भारतीय लोग बाग जो है जिसकी डिमांड कर रहे थे वो था डोमिनियन स्टेट। उसके अंदर इनका कहना ऐसा था कि आप ही मालिक हैं, मालिक हम नहीं है, मालिक आप ही हैं, और पर हम हमारे भारत को संभाल लेंगे, पर हमारा मालिक कौन रहेंगे, तो वो ब्रिटिश सरकार जो है वही मालिक रहेगी। वो डोमिनियन स्टेट की मांग जो है वो लगातार चल रही थी। पर 1929 के लाहौर वाले सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। तो काम की बात ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन के अंदर उठी, तो लाहौर अधिवेशन, और साल कौन सा था, तो 1929 का जो है वो साल हुआ करता था जिसके अंदर ये मांग उठी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज का सेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की जो है इन्होंने मांग करी। और गांधी जी ने कहा कि एक हम जो है आजादी का दिवस मनाएंगे, और इन्होंने कहा कि जनवरी का जो अंतिम रविवार आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, जनवरी का जो अंतिम रविवार होगा, अंतिम रविवार, इस अंतिम रविवार को हम भारत की स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, भारत की आजादी का दिन मनाएंगे, और आजादी का दिन मनाया जाएगा जनवरी के अंतिम रविवार को। और इन्होंने कहा कि इस दिन सब जने रावी नदी जो थी, रावी नदी, इस रावी नदी के तट पे इकट्ठे होंगे, रावी नदी के तट पे भारत का झंडा फहराया जाएगा, और झंडा फहराने के बाद में जो है हम भारत की आजादी का दिवस मनाएंगे। कब बात चल रही, दिसंबर की, क्या टाइम दिया है, जनवरी का लास्ट संडे। जनवरी का जो अंतिम रविवार है वो कब फंसा, तो वो फंसा 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 1929 को जो है रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया, और झंडा फहराने के साथ साथ जो है भारत ने अपने आजादी का दिन जो है वो इस दिन सेलिब्रेट करा। पर इस समय जो है जनता ज्यादा पार्टिसिपेट बनी नहीं इस बार 26 जनवरी 1929 को, क्योंकि गांधी असहयोग आंदोलन एक खत्म कर चुके थे, तो लोग बागों का ज्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर जागा नहीं, और ज्यादा जनता जो है इस समय मौजूद नहीं हुई। और गांधी जी को ये चीज लग गई कि अगर यहाँ पे जनता नहीं आएगी तो बिना जनता के हम आजादी नहीं पा सकते। तो गांधी जी ने कहा कि कुछ ना कुछ हमको एक नया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके, और उसी का एक परिणाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 26 जनवरी का हमारे लिए क्यों महत्व है, तो हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, पर हमने 2 महीने और इंतजार करा, और हमने हमारा संविधान जो है उसको एक्सेप्ट कब करा, तो उसको एक्सेप्ट करा 26 जनवरी 1949 को। अब दिमाग में यही सवाल आता है कि जब हमारा संविधान बन गया था तो हमने 2 महीने क्यों रुके और 26 जनवरी क्यों चुनी, तो 26 जनवरी चुनने का कारण था ये, क्योंकि 26 जनवरी को हम 1930 के अंदर आजादी का दिवस मना चुके थे। इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान को जो है एक्सेप्ट करा, और भारत जो है एक गणतंत्र राज्य, गणतंत्र देश जो है वो बना। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 के तहत हम हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पर इसका एक ऐतिहासिक महत्व जो है वो ये तारीख भी है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। और साइमन कमीशन के बाद में जो है अपन ये बात करी, और इसके तहत जो मैं आपको बता रहा था, लाहौर कांग्रेस जो है, लाहौर कांग्रेस भारत के पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी, उसको औपचारिक कर दिया। और ये घोषणा कब करी गई थी? 26 जनवरी 1930 को, और 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जो है मनाया जाएगा, कि डिसाइड करा, जो कि जनवरी का अंतिम रविवार था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, ये एक मीम बड़ा फेमस था उस समय, कि सबको आपको लगता था कि साइमन कमीशन जो है वो ऐसे ऐसे चिल्लाया होगा, बाकी साइमन कमीशन ऐसा था कि साइमन पहली फुर्सत में निकलो यहाँ पे, भारत के अंदर जो है आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये साइमन कमीशन को लेके एक मीम बड़ा फेमस है। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यूज क्या बन सकता है इससे। तो साइमन कमीशन के साथ में जो है मुख्य समस्या क्या थी, तो ये पूर्णतः जो है ब्रिटिश आयोग हुआ करता था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूर्णतः ब्रिटिश आयोग था। पूर्ण स्वराज की संकल्प किस अधिवेशन में अपनाया गया? कराची, हरिपुर, लाहौर या कांग्रेस? लाहौर कांग्रेस कौन से में? तो लाहौर सेशन कब का है? तो 1929 का है। काम के बाद ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? अभी अभी अपन स्टार्टिंग में बात करी थी, तो वो करने वाले थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में जो अपन बात कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो देखिए फिर इसके आगे की मैं आपको वैसी कहानी समझा देता हूं फटाफट, ताकि फिर अपन पढ़ने में जो है अपन ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हुआ क्या, अभी अपन ने बात करी कि 26 जनवरी 1930 को गांधी जी ने जो है रावी नदी के तट पे सबको बुलाया था, कि सब ज्यादा संख्या के अंदर आए, हम जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाएंगे। पर ज्यादा से ज्यादा जनता इस समय यहाँ पे आई नहीं, और ज्यादा जनता ना आने के कारण गांधी जी को लगा कि एक मूवमेंट जो है वो चालू करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कहा कि भैया लिस्ट देखी कि हम क्या कर सकते हैं। उसी समय गांधी जी को कुछ मांगे ऐसी मिली जो अंग्रेजों ने लगा रखी थी भारतों पर, और भारत लोग काफी उसकी जो है आलोचना कर रहे थे। तो ऐसी कुछ 11 मांग पत्र जो है बनाए गए, 11 मांगों का एक पत्र बनाया गया। उस मांग पत्र में 11 में से सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी नमक कानून। देखिए नमक कानून क्या हुआ करता था, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं कि भारत का जो तटीय एरिया है, तटीय क्षेत्र जो है, वहां पे नमक का उत्पादन होता था। पर भारत के लोग बाग नमक का उत्पाद तो करते थे, पर वो उसके ऊपर पूरा कंट्रोल या उसके ऊपर पूरा स्वामित्व जो है वो अंग्रेजों का हुआ करता था। तो भारत के लोग बाग उस नमक को यूज नहीं कर सकते थे। नमक ही क्यों, नमक ऐसी चीज है जो अमीर भी यूज कर रहा है, और नमक ही ऐसी चीज है जो गरीब भी यूज कर रहा है। तो गांधी जी को लगा कि यही सही जो है हमारे पास में मोटो है, कि इसके अंदर हमारे साथ में अमीर भी जुड़ेगा और गरीब भी जुड़ेगा। तो फिर गांधी जी ने जो है उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन को जो है इन्होंने कहा कि लॉर्ड इरविन को कि आप जो है नमक कानून को रद्द करो। पर उनके लिए गांधी जी मात्र एक क्रांतिकारी थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं थे। तो उन्होंने, इरविन ने इसका लोड लिया नहीं, और इरविन ने कहा कि भाई ठीक है देखेंगे, और उन्होंने जो है इन मांगों को सरे से निकाल दिया। तो फिर गांधी जी ने कहा कि हमें जो है नमक बना के कानून तोड़ना पड़ेगा, और वही नमक कानून जो है तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से चलना स्टार्ट करा दांडी तक, जिसको आप दांडी यात्रा के नाम से जो है जानते हैं। वही चीज हुई यहाँ पे, और उसी को जो है फिर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो है वो जारी करा गया या चालू हो गया, है ना, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। डिसओबीडियंस का मतलब है कि ओबे यानी कि कानून को फॉलो ना करना, सविनय अवज्ञा यानी आज्ञा को ना मानना। तो इनकी जो भी आज्ञा थी उसको नहीं मानेंगे, उसको लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है चालू हुआ। और 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसरॉय इरविन को 11 मांगे बताते हुए एक पत्र भेजा, और इन सभी मांगों में सबसे अधिक प्रेरक मांग थी नमक कर की को खत्म करने की, जिसकी उपेक्षा गरीब दोनों जो है करते थे, सब जने यूज करते थे। और मांगों को कहा कि 11 मार्च तक आप इसको जो है पूरा कर जाना, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के अगले दिन यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो है दांडी मार्च स्टार्ट करा, जिसको सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन अभियान शुरू करेगी ऐसा बताया गया। और नमक मार्च में शुरुआत महात्मा गांधी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ में जो है चलना स्टार्ट करा। देखिए मैंने अगले फोटो के ऊपर इसका जो है रूट मैप भी लगा रखा है, कहां से कहां तक गए थे। तो ये साबरमती आश्रम, जिसकी 12 मार्च 1930 स्टार्टिंग डेट थी, और अंतिम ये जो है यहां से होते हुए, और ये एंडिंग पॉइंट दांडी वाला, जहां पे ये पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच के इन्होंने जो है यहाँ पे नमक कानून बनाया, नमक बनाया, और नमक बनाने के बाद उसको चखा, और चखने के साथ साथ जो है ये पूरे भारत के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है प्रारंभ हो गया। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद में जो है बहुत सारे लोगों ने जो है ये आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। जितने भी तट क्षेत्र थे वहां पे लोगों ने नमक बना बना के कानून तोड़ा।
पर यूपी बिहार वाला जो एरिया था जहां पे समुद्र नहीं था, तो वहां पे क्या करा जाए, वहां के लोगों को बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा कि भाई आप तो नमक बना रहे हो, पर हमारे यहाँ तो नमक बनता ही नहीं है। तो फिर उनको बोला गया कि आपको क्या करना है, सिविल डिसोबीडियंट है, ये अवज्ञा है। अवज्ञा मतलब आपको आज्ञा नहीं माननी है। तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि जो भी आपको आज्ञा दी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा, उसको मना कर दो मानना। जैसे अगर अंग्रेज आपसे कर मांग रहे हैं तो कर देने से मना कर दो। इस तरीके से उनको जो है मना करो, ताकि वो उनकी आज्ञा की जो है ना हो जाए। उसी को अवज्ञा मानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यही हुआ। साबरमती में गांधी जी ने जो है आश्रम में गुजराती तटीय क्षेत्र दांडी तक 240 मील से अधिक लंबा सफर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और औपचारिक रूप से कानून का उल्लंघन करते हुए समुद्री जल को उबालकर नमक बनाया और सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन दुनिया भर में फैल गया। देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर नमक कानून तोड़ा गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, किसानों ने राजस्व देने से इनकार कर दिया, कई स्थानों पर वन कानून का उल्लंघन कर दिया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस जगह नमक बन रहा था वहां तो नमक बना रहे थे लोग बाग, पर बहुत जगह ऐसी थी जहां पे नमक नहीं बन रहा था, तो वहां पे कानून की अवज्ञा करके जो है ये आंदोलन का जो है आंदोलन में भाग लिया गया। बहुत सारी न्यूज की कटिंग जो है मैंने आपके लिए लगाई है, जो उस समय काफी फेमस अखबार थे, डेली हेराल्ड और ऐसे बहुत सारे अखबार थे दुनिया के, जिसके अंदर इनकी फोटो छपी। मोस्ट टॉक अबाउट मैन इन द वर्ल्ड, गांधी जी मेक सॉल्ट डिफाइंग इंडियाज लॉ। और ये बात जो है लंदन की असेंबली तक पहुंची और उन्होंने इरविन को बोला कि भाई आप जो ये मैटर है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। क्या ये मैटर है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है इंग्लैंड की जो है थू थू हो रही है। और यही होता देख इरविन ने क्या करा, सभी कांग्रेस वालों को जो है बुलाया कि आप आइए और आके बात करते हैं। अब क्योंकि बात करते समय जो टेबल थी वो गोल टेबल थी, गोल टेबल के चारों तरफ बैठे, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं गोल मेज सम्मेलन, इंग्लिश में बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की फोटो है और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको यहां पे बैठे हुए दिखेंगे गांधी जी। ये ओरिजिनल फोटो है और गांधी जी को जो है बुलाया गया इस समय, और गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया। पर क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये कांग्रेस के दमन पर उतर चुकी थी और उन्होंने इनके कई सारे साथी, जैसे महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्य में से एक अब्दुल गफार खान, उनको पकड़ लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को पकड़ लिया गया। कांग्रेस की जो है जितनी भी आंदोलन हो रहे थे इनको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास करे गए, बलपूर्वक प्रयास करे गए और इन सबको जो है धीरे धीरे करके बंद करा। और उन्होंने कहा कि आप समझौता करने के लिए लंदन आइए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए। तो ये फिर गांधी जी जो है जाते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी को समर्पित शिष्य अब्दुल गफार खान को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण ब्रिटिश शासन के प्रतीक सभी संगठनों पर हमला हुआ। भयावह स्थिति को देख महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद करने का फैसला लिया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौता किया। गांधी इरविन समझौते में गांधी जी लंदन के गोल में, जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ, गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्ति, और गांधी ने कहा कि ठीक है भाई मैं आता हूँ। ठीक है, तो गांधी जी जो है गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने गए। ये उसी समय की एक फोटो है। ठीक है, अब जब गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए तो गांधी जी की एक ही दरख्वास्त थी कि आप हमारे सभी कैदियों को जो है रिहा कर दीजिए। पहली बात तो कानून कानून तो हटाइए, पर एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट था वो था कि आप सभी कैदियों को जो है रिहा कर दीजिए। पर इरविन ने कहा कि हम आपके सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। ठीक है भाई, जैसे कोई अगर अवज्ञा आंदोलन के अंदर किसी ने अगर जैसे नौकरी छोड़ दी है या अंग्रेजों कुछ कह दिया तो उनको हम छोड़ देंगे, पर जो क्रांतिकारी है उनको नहीं छोड़ेंगे। और गांधी जी कह रहे थे कि आप क्रांतिकारियों को भी छोड़िए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप किसी अंग्रेज पर गोली वोली चलाओगे तो क्रांतिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। और यही एक कारण था कि भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि भगत सिंह जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर थे और उस पर जो है वो अड़ गए थे अरविंद के, उनको नहीं छोड़ेंगे। पर गांधी जी चाहते थे छुड़वाना, और पहले जो सेशन हुआ उसके अंदर तो बहिष्कार करा गया। फिर बाद में जो है दिसंबर 1931 के अंदर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, लेकिन सम्मेलन विफल रहा, क्योंकि राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी पर वो बनी नहीं। जैसे ही वो भारत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सरकार ने जो है उनका कांग्रेस का दमन करना स्टार्ट कर दिया। सरकार ने कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। अब्दुल गफार खान को जेल में डाल दिया, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया, सबको जो है देखिए, अब्दुल गफार खान को जेल में डाल दिया, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हुई। तो कांग्रेस जब ये सारी चीजें हुई तो गांधी जी ने कहा कि हम अब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस स्टार्ट करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे। पर लोग बागों के अंदर ना इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। लोग बागों के मन में ये होता कि यार गांधी जी क्या कर रहे हैं, कभी स्टार्ट करते हैं, कभी बंद कर देते, कभी स्टार्ट करते हैं, कभी बंद करते हैं। इसलिए जब दोबारा इन्होंने सवज्ञा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट करा तो लोगों ने इसके अंदर भाग लिया नहीं, और जल्दी दूसरा जो है वो अपने आप ही स्वतः खत्म हो गया। गांधी जी ने फिर सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चलाया, लेकिन लगभग 1 वर्ष तक जारी भी रहा, लेकिन जल्द ही इसने अपनी ताकत जो है वो खो दी। ताकत खोने का कारण जो मैंने भी आपको बताया, अभी और इसके बारे में बात करेंगे।
निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की अस्पष्ट पेशकश की थी? जो मैंने अभी आपको बताया कि लॉर्ड इरविन कहा था कि आपको अगर डोमिनियन स्टेट चाहिए तो हम आपको डोमिनियन स्टेट जो है वो दे देंगे, पर हम अब पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। पहले हम डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे तो हमको दे नहीं रहे थे, फिर हमने जब आंदोलन करने स्टार्ट करे तो ये डोमिनियन स्टेट देने को राजी हो गए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपना प्रसिद्ध नमक मार्च कहां से शुरू किया? तो इन्होंने अपने आश्रम साबरमती से जो है इसको शुरू करा। ठीक है, लोगों ने इसको किस किस तरीके से देखा, इस आंदोलन जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन थी इसको लोगों ने किस किस तरीके से देखा? तो सबके लिए देखिए आंदोलन अलग अलग था। जो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं कहीं इसका समर्थन हुआ, कहीं कहीं जो है इसको समर्थन नहीं भी करा। जैसे बहुत सारे व्यावसायिक जो राजघराने व्यावसायिक घराने थे, जैसे टाटा बिरला, इन्होंने जो है एक फिक्की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया भी था। गांधी जी ने कहा 1927 के अंदर कि आप जो है मिलकर एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाइए, फिक्की, है ना। फिक्की की जो है फॉर्मेशन करी गई। एक तो घनश्याम दास बिड़ला है जिन्होंने फिक्की बनाया वो, और इसके साथ में थे ठाकुरदास गोपाल दास, इन्होंने मिलकर जो है फिक्की बनाया। और फिक्की जो है वही भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो है औपनिवेशिक नियंत्रण करने के लिए जो है बनाया गया था। और भारत के अंदर जो है अंग्रेजों का ज्यादा राज नहीं, और सारी इंडस्ट्री जो है भारत की जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां हैं वो सारी मिलकर हो सके, उसके लिए जो इन्होंने बनाया। इन्होंने अपना समर्थन भी दिया था। जब सविनय विवेक आंदोलन हुआ तो इन्होंने अपना इसको जो है समर्थन भी दिया था। पर वही कुछ जो है चीजों के बाद में इन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो धीरे धीरे कम कर दिया, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियां जो है उससे काफी प्रभावित हो रही थी। ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं ने काफी बड़े चढ़कर जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करा। जैसे अगर आप दांडी मार्च के बारे में देखेंगे तो दांडी मार्च के अंदर जो है महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी, अत्याधिक उसके अंदर जो है महिलाओं ने भाग लिया। तो ये सारी चीजें थी। और धीरे धीरे करके जो है ये महिलाओं को भी स्पेशल राइट्स देने के लिए जो है बहुत सारी चीजें अगर आप देखें तो ये लागू नहीं कर रहे थे, मतलब ये चाह नहीं रहे थे कि ये चीजें जो है हो। ठीक है, कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जैसे दलित भी थे, अब दलित को कांग्रेस की जो है वो दूर रखती थी दलितों को उस समय। ठीक है, तो वो बी आर अम्बेडकर भी इस बात पे काफी नाराज चल रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद में क्या हुआ, जो ये वो लिखा, देखिए अछूता किए जाने वाले दलित स्वराज की अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। महात्मा गांधी ने इनको हरिजन कहा था। हरिजन का मतलब भगवान हरि के जन, हरिजन का मतलब क्या है, हरि के जन यानी भगवान के पुत्र। और इसके लिए जो है इन्होंने एक इवन किताब भी निकाली थी, हरिजन नाम से अखबार में निकालते थे। तो गांधी जी के इसके कारण जो है बहुत सारे कांग्रेस के लोग इस चीज के फेवर में थे नहीं कि हरिजन को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, इनको ज्यादा महत्व दिया जाए। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है भाई, आप अगर हमको नहीं देना चाहते, ऐसा कुछ आप हमको इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते, महत्व नहीं देना चाहते, तो एक काम करते हैं, हम अलग से जो है अंग्रेजों से हमारा खुद का इलेक्ट्रल जो सेपरेट इलेक्ट्रल है वो मांग लेते हैं। जैसे मुस्लिमों ने मांग लिया था कि उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है सेपरेट इलेक्ट्रल दे दो, कि मतलब उस क्षेत्र के अंदर चुनाव में खड़े भी हम होंगे, मुसलमान ही खड़ा होगा और मुस्लिम ही उसको वोट देगा। ऐसे ही इन्होंने दलितों के लिए भी कहा कि भाई आप जो है आप ऐसा कुछ करें। और उसी को लेके दलित वर्ग को इकट्ठा करते हुए 1930 के अंदर बी आर अम्बेडकर ने एक संगठन का निर्माण करा जिसको बोलते हैं डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। मुंबई के अंदर इसकी स्थापना करी थी। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या करा इन्होंने, तो इसके अंदर ये खास तौर पे दलितों के लिए थे। अब गांधी जी को काफी बुरा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, पहले मुस्लिम अलग हो गए हिंदुओं के से, अब जो है दलित भी धीरे धीरे करके अलग हो रहे हैं। तो गांधी जी ने जो है इनको मिलने के लिए बुलाया। गांधी जी खुद उस समय जेल में थे। कौन सी जेल में, तो यरवदा जेल। यरवदा जेल कहां पर है, पूना के अंदर। पूना के अंदर यरवदा जेल है, वहां पे इनको मिलने के लिए बुलाया। और गांधी जी ने उनको कहा कि देखो आप अलग से मत लो, सेपरेट मत लो, एक काम करो, आपको हम थोड़ा सा आरक्षण दे देते हैं सीटों के अंदर, कि भाई अगर 100 सीटें टोटल है तो उसमें से 10 सीटें जैसे दलितों के लिए रिजर्व रहेगी। ऐसे करके इन दोनों के बीच में जो है सहमति बनी, और सहमति बनने के बावजूद जो है उसको अपन बोलते हैं पूना पैक्ट, क्योंकि वो पूना के अंदर हुआ था। सितंबर 1932 में पूना समझौते ने दलित वर्गों को जो है प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें दी। ठीक है, ये था क्योंकि ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम का जो रिलेशन था वो खराब हो चुका था। असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, खिलाफत खत्म हुआ, उसके बाद से संबंध विच्छेद होना स्टार्ट हो गए। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलितों के साथ में भी ऐसा हो। ठीक है, अगर जैसे मुसलमानों को केंद्रीय विधानसभा में आरक्षित सीट और मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया जाता तो शायद मोहम्मद अली जिन्ना जो है निर्वाचन क्षेत्र की मांग नहीं करते, जैसे कि उन्होंने करी सेपरेट इलेक्टोरेट की। ऐसा ही दलित ना करें, इसके लिए उनको समझाया गया और उसको कहा कि आप जो है रिजर्वेशन ले लीजिए सेपरेट। और उसके बाद में जो है चीजें हुई। पाकिस्तान तो बहुत बात की बात है, उससे पहले ये चाह रहे थे कि भाई हमको जो है एक एरिया ऐसा रहे, या जैसे हमको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दे।
पर भारत की जो हिंदू महासभा है उसके एमआर जयकर ने कह दिया था कि भाई ऐसी यूनिटी वाली चीजें जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसलिए फिर उसके बाद में 1930 में सविनय में अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। समुदाय के बीच में अविश्वास का माहौल था और मुस्लिमों की मांगे मानी नहीं, इसलिए मुसलमानों ने जो है अपने आप को जो है सवज्ञ अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उससे अलग कर दिया। उनको ऐसा लगता था कि भाई हम जो है अल्पसंख्यक हैं भारत के अंदर, हमारे हितों की पूर्ति हो पाएगी नहीं पाएगी, तो उन्होंने जो है अपने आप को इससे बिल्कुल ही अलग कर दिया था। ठीक है, तो देखिए किस उद्योगपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक नियंत्रण का हमला किया और नागरिक का समर्थन किया, तो वो कौन कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। ठीक है, उसके बाद में 1930 डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो अभी अपन ने बात करी, बी आर अम्बेडकर ने करी, मुंबई के अंदर करी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है हुआ क्या? तो देखिए लोगों ने एनालिसिस करना स्टार्ट करा कि भाई आखिरकार ये क्या हो रहा है कि हम जो है आंदोलन को एक बड़े व्यापक रूप में जो है क्यों नहीं लेके जा पा रहे। तो फिर ये निकला कि भाई लोग बाग जो है आप बातें कर रहे हो पर लोग बागों तक पहुंच नहीं रही, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर अपनापन जगाना चाहिए, राष्ट्रवाद की भावना जागे। उन्होंने कहा कैसे जागेगी? तो फिर जो है गाने लिखे गए, है ना, भगवान की फोटो बनानी, भारत माता की फोटो बनाना चालू हुई। अभी देखिए आप अगर पढ़ नहीं सकते, अब मैं आपको पैम्पलेट पकड़ा दूं कि भाई इसके ऊपर ये बातें लिखी है, पढ़ लेना, हम ऐसे से आंदोलन करेंगे, आपके नहीं पढ़ना, आप नहीं पढ़े हुए तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। पर यदि आप सुन सको तो फिर आप जो है समझ सकते हो बातें। यही चीज करी गई कि गाने लिखे गए, वंदे मातरम इसी दौरान लिखा गया कि ताकि आपको बोल के समझा सकें कि क्या क्या डिमांड्स है। तो वही चीजें हुई और उसी के अंदर क्या हुआ कि प्रिंट, प्रतीक, इन सब ने जो है राष्ट्रवाद के निर्माण की भूमिका निभाई और भारत की पहचान जो है, भारत माता की छवि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी उसके साथ जो है जुड़ी। 1870 के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है एक मातृभूमि के लिए एक भजन के रूप में वंदे मातरम लिखा। वंदे मातरम ने कहीं ज्यादा जो है राष्ट्रवाद इसके अंदर जड़ाया। तमिल लोक कथाओं के 4 खंडों का संग्रह दक्षिण भारत की लोकगीत था जिसको नटसा शास्त्री ने रचित करा था। इसने भी साउथ इंडिया के अंदर, क्योंकि आप 1857 की क्रांति देखिए वहां पे भी जो है साउथ यानी दक्षिण भारत का पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि वहां के लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि नॉर्थ में क्या चल रहा है, तो उनको बताना जरूरी था। इसके लिए जो है इस तरीके से गाने वाने जो है लिखे गए, जैसे पेंटिंग बनाई गई भारत माता की, आप देखेंगे तो 19वीं सदी के अंत में जो है राष्ट्रवादी लोक कथाओं का रिकॉर्ड करना शुरू किया गया, लोक गीत लिखे गए, किंवदंतियों को इकट्ठा करा गया, गांव गांव में जाके जो है चीजें बताई गई। स्टार्टिंग की जो पेंटिंग है वो पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, ये वाली। उसके बाद में धीरे धीरे करके माता जी का जो है रूप अपग्रेड करते गए और फिर ऐसी ऐसी पेंटिंग्स भारत माता की जो एकदम अट्रैक्टिव सी कि भारत माता जो है वो पावरफुल है, उसको लेके जो है ऐसी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करी ताकि लोगों के अंदर जो है देश की भावना जो है जाग सके, राष्ट्रवाद की भावना जो है जा सके। और फिर एक झंडे बनना स्टार्ट हुए। सबसे पहले जो स्वराज आंदोलन था, स्वराज आंदोलन के अंदर सबसे पहला झंडा बनाया था ये जो आपके सामने दिख रहा है, जिसके अंदर वंदे मातरम लिखा हुआ है। 3 कलर थे इसके अंदर, हरा, पीला, लाल। 8 आपको इसके अंदर कमल दिखेंगे। ये 8 कमल जो है 8 ब्रिटिश प्रांतों को जो है डिनोमिनेट करते हैं। आपको अर्धचंद्रमा दिखेगा जो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का जो है प्रतीक है और इसको जो है स्वराज ध्वज जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है एक तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया। इसमें 8 कमल थे जो 8 ब्रिटिश के भारत प्रांत जो है उनको प्रतिनिधित्व करते थे। एक अर्धचंद्र था जो हिंदू मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करता था और धीरे धीरे करके जो है इसी का अपग्रेड बनता गया। इसी के बाद में गांधी जी आए, गांधी जी ने भी जो है एक झंडा बनाया 3 कलर के, वही हरा, सफेद और लाल। और बीच में जो है अभी आप देखते हो इसके अंदर चक्र दिखता है आपको, अशोक चक्र, पर पहले इसके अंदर जो है वो था चरखा, गांधी जी का जो चरखा था। तो ये कहीं ना कहीं गांधीवादी राष्ट्रवाद का जो है प्रतीक था। तो धीरे धीरे करके इसके अंदर अपग्रेड होता गया इन्हीं झंडे के अंदर और आज अपना जो झंडा है वो आपको दिखता है। ठीक है, तो अगर हम निष्कर्ष निकालें पूरे चैप्टर का, तो पूरे चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकलता है? तो देखिए बहुत सारे समूह जो है वो इकट्ठे हुए थे और कहीं ना कहीं अगर आप इससे पहले की बात करें तो पहले आंदोलन बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इतना पुरजोर तरीके से नहीं चल रहा था, पर महात्मा गांधी ने आके भारत की आंदोलन के अंदर जान फूंक दी और लोग बाग जो है धीरे धीरे करके चीजें जो है लेके आगे जाने लगे कि किस तरीके से आजादी जो है वो हमको मिल सकती है। और महात्मा गांधी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस के मतभेदों को भी सुलझाए। जैसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको जो है नरम दल गरम दल दिखेंगे, पर गांधी जी ने जब एक नेतृत्व दिया तो सारे समूह इकट्ठे हुए और उठ के जो है एक साथ भारत की आजादी की मांग जो है वो स्टार्ट होने लगी। तो देखिए यही चीज इसके अंदर लिखिए कि अब एक ऐसा राष्ट्र था जिसे औपनिवेशिक शासन से जो है मुक्ति चाहने के लिए कई आवाजें उठने लगी। तो इस चैप्टर को जो है यहीं अपन एंड करते हैं। इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और है। पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि की कल्पना, चित्रण किसने किया था? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने सबसे पहले पेंटिंग बनाई थी। भारत तिरंगे का सबसे पहले किस समय डिजाइन किया गया था?
तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम जो है सबसे पहले इसको जो है झंडे को बनाया गया, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तमिल लोक कथाओं का 4 खंड संग्रह दक्षिणी भारत के लोकगीत प्रकाशित हुआ नटसा शास्त्री द्वारा, बिल्कुल हुआ, अभी अभी अपन ने बात करी इसके बारे में। तो ये चैप्टर था आज का, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसकी समाप्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर जो है वो ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल बताएं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में आप आपके सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव बिल्कुल आमंत्रित है, और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए। इसके बाद में मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ एक नया चैप्टर लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।